चलिए, ये यूनिट है कंप्लीट। अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट यूनिट पे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो चैप्टर है जो 5 यूनिट्स के अंदर है, इसका भी इससे जो क्वेश्चन आते हैं 10 ही मार्क के आते हैं। 10 मार्क में से 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन इस यूनिट से और 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन इसके बाद वाले यूनिट से, ये आता ही है। यानी बचे 3 यूनिट से 3 या 2 मार्क का क्वेश्चन आते हैं। और सबसे कम क्वेश्चन आते हैं जो अभी हमने ये थ्योरेटिकल यूनिट पढ़ा ना, जो आपको सबसे बोर हुआ होगा, यूनिट नंबर 3, ये इससे जनरली नहीं आते हैं, और जो आने थे वो आ चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यूनिट को आप एग्जाम के एक दिन पहले स्किप कर दो तो भी चलेगा, क्योंकि वैसे ही आपके पास टाइम कम रहता है। एग्जाम के एक दिन पहले बोल रहा हूँ, रिवीजन के टाइम पे नहीं बोल रहा हूँ। आई बस समझ, रिवीजन के टाइम एक बार पढ़ लेना, और इतना सारा लिखा इतना मत पढ़ना, कोई भी 3 या 4 पॉइंट एकदम अच्छे से ध्यान में रख लेना, तो आपका काम हो जाएगा। आपको लिखना उतना ही है, 3 या 4 पॉइंट। और प्रेफरेबली अगर स्टार्टिंग के 4-5 पॉइंट या 3-4 पॉइंट ध्यान रखो तो ज़्यादा बेटर है। एक बात ध्यान रखो, प्रेफरेबली। समझ आई बात? अरे हाँ कि ना? तो चले एक्सचेंज रेट पे। एक्सचेंज रेट क्या होता? व्हाट इज एक्सचेंज रेट? किसके एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम? करेंसी। तो करेंसी एक्सचेंज रेट क्या हुआ? 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी। अच्छा, होम करेंसी क्या होता और फॉरेन करेंसी क्या होता? हम यहाँ पे होम यानी इंडिया पकड़ लेते हैं, और फॉरेन करेंसी क्या होगा फिर? कोई भी दूसरा, नहीं डॉलर क्यों, कोई भी हो सकता है ना भैया, पॉन्ड्स भी हो सकता है, यूरो भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है डॉलर ही थोड़ी हो लेंगे। ठीक है, वो बात अलग है, हम लोग यहाँ डॉलर ही लेंगे एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा। प्लीज अब ध्यान से सुनो थोड़ी देर के लिए। फॉरेक्स रेट, फॉरेन एक्सचेंज इज द मनी डिटरमाइंड denominated in the currency other than domestic currency. So foreign exchange rate is equals to price of one currency expressed in terms of units of another currency, number 1, value of one currency for the purpose of conversion to another, or number of units of one currency that can be exchanged for 1 unit of another currency. सिंपल है, तीनों का मतलब एक ही है। वैल्यू के टर्म्स में बोलो, प्राइस के टर्म्स में बोलो, या यूनिट्स के टर्म्स में बोलो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्ट कोड क्या होता है, इनडायरेक्ट कोड क्या होता है। अगर मैं बोलू $1 इज इक्वल्स टू 72 रुपीज, तो ये कौन सा कोड हो गया? इसको डायरेक्ट कोड बोलते हैं। मतलब क्या? 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी दैट कैन बी एक्सचेंज्ड अगेंस्ट हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ होम करेंसी। क्या बोला मैंने? 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी दैट कैन बी एक्सचेंज्ड अगेंस्ट सो मेनी नंबर्स ऑफ होम करेंसी। होम करेंसी कौन सी है? अरे इसमें होम करेंसी कौन सी है? रुपीज। और फॉरेन करेंसी कौन सी है? डॉलर्स। यानी मैं क्या कर रहा हूं, 1 यूनिट डॉलर को कितने रुपए के अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकता हूं, तो ये क्या हो गया मेरा? डायरेक्ट कोड। तो इनडायरेक्ट कोड क्या हो गया भैया? इनडायरेक्ट कोड मतलब 1 रुपए के बदले कितने डॉलर मिलेंगे। 1 रुपए के बदले कितने डॉलर मिलेंगे, यानी 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी that can be exchanged against how many number of foreign currency। समझ आया कि नहीं आया? I repeat, अगर 1 यूनिट डॉलर बोला, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी that can be exchanged against how many number of home currency, तो वो आ गया डायरेक्ट कोड। और 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी that can be exchanged against so many number of foreign currency, it is called as indirect code। ठीक है, लिखा भी है, सब कुछ छाप के दिया है। Direct quote is the number of units of local currency exchangeable for 1 unit of foreign currency. Example, 72 rupees per dollar. That means 72 is required to buy 1 USD. और indirect quote क्या हुआ? It is the number of units of foreign currency exchangeable for 1 unit of local currency. For example, 0.0139 per rupee means 1 rupee is obtained by selling 0.0139 USD। समझ आया?
बेस करेंसी यहाँ पे कौन सी हुई? लोकल करेंसी, दैट इज रुपी इज द बेस करेंसी, और इस केस में इनडायरेक्ट कोट में फॉरेन करेंसी इज द बेस करेंसी। तो काउंटर करेंसी कौन सी हो गई? इस केस में फॉरेन करेंसी इज जैसे यूएस डॉलर इज द काउंटर करेंसी, और इस केस में लोकल करेंसी इज द काउंटर करेंसी। इस कोट को यूरोपियन करेंसी कोटेशन बोला जाता है, यानी यूरोपियन कंट्रीज इस टाइप में कोट करते हैं, वो लोग हमेशा डायरेक्ट कोट में चलते हैं, और इनडायरेक्ट कोट यानी अमेरिकन यूएस डॉलर वाले जो है अमेरिका, वो लोग इस कोट में चलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट कोट इज इक्वल टू 1 अपॉन इनडायरेक्ट कोट, और तो इनडायरेक्ट कोट क्या होगा? 1 अपॉन डायरेक्ट। ये इधर ले जा सकते ना, इसको इधर ले जा सकते, इधर ले जा, कुछ भी कर सकते ही नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल $1 इज इक्वल्स टू 100 पाउंड्स, सॉरी उल्टा बोल दिया, एक सेकेंड। 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 100 रुपीज, बराबर है। ये कोड कौन सा है? तो पाउंड हुआ तो क्या हुआ? पाउंड फॉरेन करेंसी है ना, डॉलर जरूरी थोड़ी है। डायरेक्ट कोड है इनडायरेक्ट है? 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल फॉर सो मेनी नंबर ऑफ ये करेंसी या होम करेंसी, डायरेक्ट कोड। इसी कोड को मैं इनडायरेक्ट निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा? व्हाट इज डायरेक्ट कोड? दिस, और मुझे इनडायरेक्ट निकालना है तो 1 डिवाइड बाय व्हाट, कितना आएगा? 0.1। मतलब इसको मैं लिखना है तो क्या लिखूंगा? दिस मच डॉलर, सॉरी दिस मच पाउंड फॉर 1 रुपीज। हाँ कि ना? इसका मतलब यही होता है ना भैया, इसको इधर ले जाओ, आ जाएगा। एक चीज और बोलूं, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा। इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, रुपीज पर पाउंड। कभी भी पर पाउंड लिखते इसका मतलब 1 पाउंड। हाँ कि ना? ये कौन सा कोट है? डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट क्या हुआ? इसका उल्टा, पाउंड। हाँ कि ना? बोल सकते हैं? ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए इसको दिमाग में डाल लो, आगे इसका यूज आएगा। ठीक है, ये समझ में आया सबको? अब एक और चीज बताता हूं। आप किसी बैंक में जाओ, मनी एक्सचेंज डीलर के पास जाओ, तो वहां लिखा रहता है $1 इज इक्वल टू 72.74। इसका मतलब क्या होता है? 1 USD इक्वल्स टू 72-74। इसका मतलब क्या होता है? आप मनी एक्सचेंज डीलर के पास गए, दोनों के बीच में कितना भी हो सकता है, एज एक्सपेक्टेड। सुनो सुनो, ऐसा कुछ नहीं, इसका एवरेज निकालेंगे सर, कई ऐसा ही बोलते लोग, सर इसका एवरेज होगा 74 से आगे नहीं जाएगा, 72 से कम में काम नहीं होगा। ऐसा नहीं होता भैया, ये एक बैंड है, इसको बैंड बोला जाता है। ठीक है, मतलब क्या? अगर आप लोग डॉलर खरीदने आ रहे हो, अब समझ गए होंगे, मतलब आप आए मेरे पास, मैं मनी एक्सचेंज डीलर हूं, मैंने आपको ये रेट बताया, आप बोल रहे भैया हमारे को डॉलर चाहिए, तो मैं आपको क्या बोलूंगा? $1 के बदले कितने रुपए दूंगा? 74। मतलब आप डॉलर खरीदने आ रहे हो, मतलब आप मुझे रुपए दोगे और मैं आपको डॉलर दूंगा, तो मैं बोलूंगा आई सेल एट 74 रुपीज। मतलब $1 के बदले आपको कितने चुकाने पड़ेंगे मुझे? 74। बराबर है? अब आपका काम हो गया, आप मेरे से $100 ले गए, आपका काम $90 में ही हो गया, आप मेरे पास वापस आ गए $10 लेके, सर ये $10 वापस ले लो, तो मैं कितने में लूंगा वापस? यानी आपको 72 रुपीज दूंगा। वी बाय, वी सेल। वी यानी कौन? मैं, मनी एक्सचेंज डीलर। आप मेरे पास आओगे, अगर आपको डॉलर बेचने हैं तो मैं आपको इस हिसाब से पैसे वापस दूंगा, और अगर आपको डॉलर खरीदने हैं तो मैं आपसे ये हिसाब से पैसे लूंगा। तो ये $2 क्या हो गया? उसका मार्जिन। अरे बेचारा बैठा है तो चैरिटी करने थोड़ी बैठा, कुछ कमाएगा कि नहीं कमाएगा? यस और नो? इसको बोलते हैं वी बाय, इसको बोलते हैं वी सेल। वहां लिखा हुआ है, ये सब छाप के दिया है बेटा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। बराबर एक पेज आगे जाओगे ना, सब अच्छे से लिखा हुआ, देखो एक बार दिख रहा क्या? एक ही अच्छा काम किया मैंने कि जो जितना बोलता सब इसमें लिख दिया।
क्योंकि मालूम है बच्चे लिखते नहीं, और लिखते तो फिर ध्यान नहीं देते, इसलिए सब छाप के दिए। ठीक है, अब एक गलती है वहां पे, डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट लिखा है शायद वहीं पे, कि चेंज हो गई, गलती ठीक हो गई क्या? हाँ, ये जो डायरेक्ट कोट लिखा है इनडायरेक्ट कोट लिखा है ना, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे लिख दो बाइंग रेट, मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ लिख दो सेलिंग रेट, मीनिंग प्राइस एट विच द एक्सचेंज डीलर विल बाय अनदर करेंसी, प्राइस एट विच एक्सचेंज डीलर विल सेल अनदर करेंसी, रेट एट विच कस्टमर कैन सेल फॉरेन करेंसी। भाई डीलर बाय कर रहा है तो कस्टमर क्या करेगा? सेल करेगा ना। और यहाँ पे द रेट एट विच कस्टमर कैन बाय फॉरेन करेंसी, डीलर सेल कर रहा है तो कस्टमर क्या करेगा? बाय करेगा। कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा ये बता दो। बाइंग रेट हमेशा कम रहेगा और सेलिंग रेट हमेशा ज्यादा रहेगा, क्योंकि कमाना है ना उसको, कुछ कमाएगा कि नहीं कमाएगा। इफ 1 USD equals to 72 74, a customer can sell $1 for 72 and currency exchange dealer will buy $1 for 72. और यहाँ पे if 1 USD goes 72 to 74, a customer can buy 1 USD for 74, or we can say money exchange dealer can sell 1 USD for 72. समझ आई क्या कहानी सबको? नहीं आई तो अभी पूछ लो। समझ आई? वैसे इस पे क्वेश्चन करने वाले हम, डरो मत। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिड रेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल रेट, आस्क रेट, ऑफर रेट। ये ऑफर कर रही है बैंक इतने में ले लो, और बिड रेट मतलब कस्टमर बैंक बोल रही है हम इतने में देंगे। आस्क ऑफर सब सुना होगा कभी तो भी। अब मुझे बताओ ये जो बीच का रहा ये क्या हो गया? बाइंग। रियल में कभी डिफरेंस रहता है कि एक्सचेंज रेट में? नहीं, वो तो वर्ल्ड वाइड एक सरी का रहता है। तो ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसका कमीशन है मनी एक्सचेंज डीलर का। कुछ तो कमाएगा ना बेचारा, लेके बैठा है। यस और नो? कमाएगा कि नहीं कमाएगा? कमाएगा। ठीक है। अच्छा, क्रॉस रेट क्या होता? क्रॉस रेट, चलो क्रॉस रेट क्या होता बाद में पढ़ेंगे, पहले एक क्वेश्चन कर लो। डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट पे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग प्रोवाइडेड बाय SBI चेन्नई आर डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट, ऑल्सो प्रोवाइड करस्पॉन्डिंग इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कोट। मतलब क्या? वो पता है क्या करना है? आइडेंटिफाई करो ये डायरेक्ट कोट है कि इनडायरेक्ट कोट है। अगर डायरेक्ट कोट ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में तो इनडायरेक्ट कोट निकाल के दो हमको, और अगर इनडायरेक्ट कोट दिया है तो डायरेक्ट कोट निकाल के दो। अब आपको ये मालूम है व्हाट इज डायरेक्ट कोट? 1 अपॉन इनडायरेक्ट कोट। एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट कोट? सिंपल है ये तो बहुत आसान है। ठीक है, चलिए कोट देखो सिर्फ, और ऐसे हाथ रख लो साइड में। 1 हांगकांग डॉलर इज इक्वल टू 5.5 रुपीज। डायरेक्ट कोट है कि इनडायरेक्ट कोट है? 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी कैन बी एक्सचेंज अगेंस्ट सो मैनी, तो ये कौन सा है? डायरेक्ट कोट है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट कोट कैसे निकालू? 1 अपॉन डायरेक्ट कोट, इनवर्स कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है, 1 रुपी इज इक्वल टू चाइनीज यॉन 0.19, कौन सा कोट है? इनडायरेक्ट कोट है। ठीक है, इसको रिवर्स कर दो, डायरेक्ट कोट आ जाएगा। 1 GBP इज इक्वल टू 83.5, कौन सा कोट है? डायरेक्ट कोट। 1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इक्वल टू कितने रुपए है वो दिया हुआ है। यूरो पर रुपी मतलब क्या हुआ? मैंने बताया था ये चीज। यूरो पर रुपी का मतलब क्या होगा? यूरो पर रुपी मतलब 1 रुपए। इनडायरेक्ट है डायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। 1 रुपया कितना यूरो ऐसा दिया है। 1 यूरो यानी कितना रुपया ऐसा नहीं दिया है। आई बात समझ? बताया था कि नहीं अभी? यूरो पर रुपी मतलब पर, एक सिंगल। आई बात समझ में? ठीक है। मलेशियन रिंगिट 1 इज इक्वल टू 12.5 रुपीज, बोलो कौन सा कोट है? डायरेक्ट है। जैपनीज येन 1 इज इक्वल टू 0.35, इनडायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट, सॉरी 1 फॉरेन करेंसी डायरेक्ट। और इसको रिवर्स किए तो क्या आंसर आएगा? इनडायरेक्ट। देख लो एक बार, किसी का सेम ऐसा कभी प्रैक्टिकली नहीं होता, होता ही नहीं जो चीज। अब आप ऐसी बात कर रहे हो सर यहाँ पे समुद्र आ जाए तो क्या होगा? जो चीज हो ही नहीं सकती उसका क्या जवाब दूं मैं? सेम रहा तो पता है क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल $1 इज इक्वल टू 1 रुपीज, थोड़ी देर के लिए हाँ था, तो भैया डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी, दोनों चीज है। ये ना डायरेक्ट है ना इनडायरेक्ट है, मैं क्या बोलूं इसके अंदर? इसको ऐसा लिखा तो डायरेक्ट हो गया, और ऐसा लिखता हूं
तो इनडायरेक्ट हो जाएगा, ऐसा समझ लो। अब जो सवाल आप पूछ रहे हो उसका यही जवाब होगा। क्या हुआ? यूरो पर रुपी, यूरो पर रुपी मतलब हाउ मेनी यूरोस फॉर 1 रुपी। पर रुपी मतलब 1 रुपी होता है। जैसे मैं बोलता ना एवरेज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर डे, मतलब क्या हुआ, एक दिन में आप कितने ट्रांजैक्शन करोगे, तो डे क्या हो गया, सिंगल डे हो गया, इसलिए बोलते पर रुपी, इसलिए इसको इनडायरेक्ट कोड। समझा क्या? अच्छा ये तो आपका ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, सिंपल था। ऐसा क्वेश्चन आता है इस पे क्वेश्चन आ सकता है कोई, ऐसा इजी है, बहुत इजी है। मुझे एक चीज बताओ, ये क्रॉस रेट की बात की गई है, पता है ये क्रॉस रेट होता क्या है? क्रॉस रेट होता है जहां पे 3 करेंसी आ गए। कैसे बताता हूं। $1 इक्वल्स टू 72 रुपीज, ये 70 राउंड फिगर, एंड 1 पाउंड इक्वल्स टू 100 रुपीज। आपको रुपी का एक्सचेंज रेट डॉलर के अगेंस्ट में दिया हुआ है, आपको रुपी का एक्सचेंज रेट पाउंड के अगेंस्ट में दिया है, बट आपको पाउंड का और डॉलर का एक्सचेंज रेट, सॉरी पाउंड का और डॉलर का एक्सचेंज रेट नहीं पता, ये आपको पता ही नहीं है। क्या आप ये देख के ये निकाल सकते हो क्या? हाँ, तो ऐसे चीज को क्या बोलते हैं, क्रॉस। तो कैसे निकालोगे? नहीं, एक सेकेंड, हुआ क्या है ये, $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज, $1 पाउंड इक्वल्स टू 100 रुपीज, ये आपको डेटा दिया हुआ है। मतलब रुपी के अगेंस्ट में, रुपी के अगेंस्ट में दोनों वेरिएबल्स का एक्सचेंज रेट आपको मालूम है। कौन से 2 वेरिएबल्स, डॉलर्स एंड पाउंड्स, मालूम है क्या? हाँ, तो आप बेटा पाउंड और डॉलर का एडजस्टमेंट निकाल सकते हो क्या? तो कैसे निकालेंगे, यही मैं पूछ रहा हूं। करके बताओ ना, ठीक है ना, इसका आंसर निकालो, डॉलर पाउंड का क्या एक्सचेंज रेट आएगा बताओ। आप अपने दिमाग लगाओ पहले थोड़ा सा। $1 इक्वल टू कितना, कैसे निकाला आपने? यूरो नहीं, पाउंड, और उसको 70 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। तो हाँ सही से, ये तो आपने अपना दिमाग लगाया, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके लिए थोड़ा सिंपल तरीका बताऊं क्या? 1 पॉइंट इज इक्वल टू, बोल सकते हैं, ये इन्होंने $1 इज इक्वल टू दिस मच बोला, आप 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.428 बोल दो ना। एक डायरेक्ट कोट है, एक इनडायरेक्ट कोट है, क्या फर्क है? यस और नो? अभी आया कैसे आपको बात, ये तो आपने ठीक है अपना दिमाग लगाया। इसका सिंपल तरीका बताता हूं। क्रॉस करेंसी रेट की बात कर रहे हैं, क्रॉस का सिंबल ये भी है मल्टीप्लाई करने का। तो क्या मल्टीप्लाई करना बताता हूं। आपको दिया क्या है, ये $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, यानी मैं अगर इसको बोलूं तो क्या बोलूंगा, इसको अगर बोलना है तो रुपी पर डॉलर, क्या मैं बोल सकता हूं ऐसा? हाँ, रुपी पर डॉलर कितना है बेटा, 70, बोल सकता कि नहीं बोल सकता? और इसको क्या बोलूं मैं, रुपी पर पाउंड, बोल सकता कि नहीं बोल सकता? हाँ बिल्कुल बोल सकते सर, कितना है, 100। अब ध्यान देना, रुपी पर डॉलर कितना था, 70, और रुपी पर पाउंड 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दैट मीन्स रुपी पर डॉलर मल्टीप्लाई बाय रुपी पर पाउंड। अरे सुनो सही, हाँ समझ गया, सबको समझाना है ना, सबको समझाना है, ठीक है। ऐसा लिख सकता क्या, रुपी पर डॉलर रुपी पर पाउंड, हाँ कि ना? अब मुझे रुपी में तो दिया ही है, मुझे या तो डॉलर में निकालना है, डॉलर और पाउंड का एक्सचेंज रेट निकालना है। तो मैं एक काम करता हूं, ये कितना है 70, ये कितना है 100। तो मैं एक काम करता ना, रुपी पर डॉलर इंटू पाउंड पर रुपी, अगर ऐसा करूं तो ये रुपी कट हो जाएगा, पाउंड पर डॉलर का रेट निकलेगा क्या, मैथमेटिक्स।
तो फिर इसको जो 100 लिखा है इसको क्या करना पड़ेगा? ये तो 70 ठीक है, रुपी पर पाउंड 100 था, इसको मैंने उल्टा कर दिया, ये 100/1 था, तो ये क्या हो जाएगा? 1/100 होगा कि नहीं होगा? उल्टा कर, अरे हाँ कि ना? अरे ऐसे कैसे उल्टा करेंगे? मतलब वाह वाह वाह, क्यों नहीं कर सकते? मैंने उल्टा किया तो फिर साथ में ये भी तो बदला ना। क्या बात कर रहे बेटा, ये लेवल पे आके ऐसा सवाल मत करो। इधर देखो, पहा इकडे पहा, रुपी पर डॉलर इंटू रुपी पर पाउंड, ठीक है? रुपी पर डॉलर 70 रुपया, 70 दिया हुआ है, रुपी पर पाउंड 100 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है पता है? कितने रुपए एक पाउंड पे, कितने रुपए एक डॉलर पे, ठीक है? ये दिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट, इसको डायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करने के लिए उल्टा नहीं करना पड़ेगा। अरे सुन तो लो, सुन तो लो। अगर मैं इस 100, ये 100 मतलब क्या हुआ? 100 डिवाइड बाय 1। अरे नीचे कुछ नहीं लिखा रहा है मतलब 0 नहीं होता 1 होता है, तो पक्की 0 आ गया तो इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है? 100 डिवाइड बाय 1। अगर मैं इसको ऊपर इसको नीचे ले जाता हूं तो इसको नीचे और इसको ऊपर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो वही तो मैंने किया, इसको एज इट इज रहने दिया, इसको चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे आंसर क्या चाहिए था? मुझे आंसर चाहिए था डॉलर पर पाउंड या डॉलर पाउंड पर डॉलर। तो मैंने इसको काट दिया, इसको मल्टीप्लीकेशन ऐसा ही होगा, क्रॉस करना है ना, तो ये आ गया। अब ये जो आंसर आएगा ये क्या आएगा? ये आएगा पाउंड पर डॉलर। कितना हुआ ये? 70 डिवाइड 0.7 पाउंड पर डॉलर। $1 के बदले कितने पाउंड मिलेंगे? तो सर दूसरे तरीके से भी तो कर सकते, जैसा आपने किया। हाँ बिल्कुल कर सकते। तो एक काम करो, अब आपको ऐसा नहीं चाहिए तो ऐसा निकाल लो। आप एक काम करो, इसको चेंज करो, ये जो 70 डिवाइड बाय 1 है यहां लिखो डॉलर पर रुपी। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? इनटू इसको एज इट इज रहने दो, रुपी पर पाउंड। तो ये रुपीज कट हो जाएगा ना, आंसर जो आएगा वो आएगा डॉलर पर पाउंड। दैट मीन्स 1 डिवाइड बाय 70 इंटू 100। क्या आंसर आएगा? 1.4286। तो ये क्या आंसर आ गया? डॉलर पर पाउंड। यानी कितने डॉलर एक पाउंड के बदले। समझ आया कि नहीं आया ये बताओ पीछे वालों? 50% समझा? आधा समझा? थोड़ा बहुत समझा? थोड़ा बहुत? पूरा समझ गया? अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। ऐसे कर रहे थे पूरा, मतलब ऐसा होता, मुझे लगा ऐसा कर रहे। चलिए एक बार एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आप समझाइए। आप बोल रहे थे क्वेश्चन भी करके देख लेते, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बस एक चीज ध्यान में रखना इस क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, ये चीजें जैसा दिया है वैसा लिखना, और कैसा ऊपर। हाँ सब एक बार नहीं, पूरा ही समझा रहा फिर से, मैं तो बोला ही ना, नहीं भी बोलोगे तो भी आ ही जाएगा समझ में। समझना क्या है प्लीज? ओ भैया एक मिनट ध्यान दो, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो दिया है रुपी पर डॉलर, मतलब इसका क्या होता है? कितने रुपए एक डॉलर के बदले। रुपी पर पाउंड, कितने रुपए एक पाउंड के बदले। इसको मैं अगर उल्टा भी करूं तो क्या हो जाएगा? पाउंड पर रुपी, तो ये भी साथ में उल्टा हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। और अगर मैं इसको उल्टा करता हूं डॉलर पर रुपी, तो ये जी था ये भी आपका उल्टा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो बस इतना कंसेप्ट ध्यान में रखो और भगवान का नाम लेके इलस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं तो करा ही रहा हूं, एक बार कोशिश करो, ठीक है? चलो एवरीबॉडी प्लीज देखो बेटा, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बोल रहा हूं तो मान लो मेरी बात, कर लो। घर पे कोई कुछ नहीं करने वाला, मेरे को मालूम है, ठीक है? क्यों हर्ष कहाँ गया? कल नहीं आए थे आप, है ना? करते क्या सॉल्व? अरे क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, क्रॉस करेंसी रेट। क्या क्या दिया है ढंग से लिख लो पहले। और आपको 3 ही चीज पूछी है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, जितना पूछा है उतना निकालने का, ठीक है? नहीं तो अपने मन से सर ऐसा भी कर सकते, वैसा भी, वैसा नहीं करना। 3 मार्क के लिए आ सकता है क्वेश्चन, या 5 6 के लिए, 5 के लिए भी आ सकता। क्या हो गया? कहा दिमाग में सॉल्व हुआ गया? कैलकुलेटर पे आंसर सही आ गया क्या? सिंपल कर लिए, वाह। ऐसे नहीं करना चाहिए, रजिस्टर निकाल के एक पन्ना खराब करना चाहिए। जाने दो, अभी कर लिए तो कर। हाँ लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं चलेगा ना बेटा, आपको लिखना पड़ेगा ना, तो लिखने की आदत होनी चाहिए ना, मेरा ये कहना है, बाकी कुछ नहीं। एग्जाम कोई ट्रायल मत बनाओ, एग्जाम के पहले ट्रायल घर पे करके जाओ।
क्या क्या क्या? डी वाला ई फोर्थ यानी डी ना? हाँ, जैपनीज पर, जैपनीज येन पर वो रूपी है, वो 7 लिख दिया ना, उसको रूपी कर दो। जैपनीज येन पर रूपी, वो एक्चुअली रूपी का सिंबल ऐसा है ना, ये वाला आजकल जो चल रहा है, उसको 7 लिख दिया गलती से टाइपिस्ट ने। आई कांट हियर, थोड़ा जोर से। सही है बेटा, जैपनीज येन पर रूपी दिया है ना। हाँ, तो 1 रुपया ने कितने येन होते, बराबर तो है। $2.7 JPY लिख दो, जैपनीज येन, उसमें क्या। आया क्या आंसर? कर रहे क्या सॉल्व? डिस्कस करके सॉल्व कर रहे हो? एग्जाम में अलाउड है क्या? बाकी लोग सही आया? किसी को नहीं जमा ऐसा? एनीबॉडी? जमा? आपके पीछे वाले बुलाओ। जमा क्या? पक्का? मिली जुली सरकार तो नहीं बनाई ना कि देख के हाँ बराबर है, ऐसा नहीं, अपने से आना चाहिए। मिली जुली सरकार टिकती नहीं, कल देखा ना कर्नाटक में क्या हुआ, नहीं टिकती। अभी मध्य प्रदेश की बारी है, अभी मध्य प्रदेश की बारी है। कमलनाथ जी ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, वो भी मतलब वो भी गवर्नमेंट जाने वाली है। ऐसे क्यों कर रहे हैं ये नहीं पता। चलो एक बार सॉल्व भी कर लेते, थोड़ा सा आपको बता देता हूं। करूँ क्या सॉल्व? जरूरत है क्या? एवरीबॉडी, कोई भी एक बोलेगा तो कर लूंगा। करूं सॉल्व? करूं? शर्माने की बात नहीं है, बोले तो कर देता, कुछ नहीं, 2 मिनट का काम है। हाँ ठीक है, लास्ट नहीं, पूरा ही करेंगे, उसमें क्या है, मजा आता है ये सब काम करने। ठीक है, हमारे को पूछा क्या है, चलो पहले डेटा क्या है वो लिख लेते हैं। चलो आप ही लोग बताओ, डेटा क्या दिया हुआ है? डेटा क्या लिखना है? डेटा तो आपके पास लिखा हुआ है, पूछा क्या है ये बताओ। या डेटा भी लिख लेते ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको दिया है रूपी पर ब्राजीलियन रियल, ठीक है, कितना दिया है? 21 रुपया। आपको दिया है सेकंड रूपी पर मलेशियन वाला, कितना दिया है? 12.5। आपको दिया है रूपी पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कितना दिया है? 33। और क्या दिया है? ये कौन से कोट हो गए बेटा, बस ये बता दो, डायरेक्ट हुए कि इनडायरेक्ट हुए? अभी भी कंफ्यूजन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। आधे डायरेक्ट बोल रहे, आधे इनडायरेक्ट बोले, मजाक कर रहे क्या मालूम। पढ़ो, निकालो पेज नंबर, जल्दी वापस निकालो, वापस निकालो डायरेक्ट कोड इनडायरेक्ट कोड। क्या कंफ्यूजन है सही में। मैंने साफ साफ बोला कितने यूनिट लोकल करेंसी, एक फॉरेन करेंसी, तो यार एक फॉरेन करेंसी है क्या? तो वही तो बोल रहा है, तो डायरेक्ट बोलो ना, इनडायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं? अरे कितने लोगों ने इनडायरेक्ट बोला? हाँ, तो आपने नहीं बोला, लेकिन बोला ना लोगों ने इनडायरेक्ट। मिक्स आंसर आए ना। ये कौन सा कोट है? अरे हो ना, डायरेक्ट है ना। हाँ, क्यों ऐसा बोलते, अभी इसका कोई रीजन नहीं है। किसी ने अब वो तरीका है, डायरेक्ट कोड बोला जाता है इसको, उसको इनडायरेक्ट कोड बोला जाता है। और इनडायरेक्ट कोड क्या हुआ? 1 यूनिट ऑफ लोकल करेंसी
फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ फॉरेन करेंसी, तो दिया है क्या? हाँ दिया है ना। जैपनीज येन कितना है पर रूपी, 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी कितना है 2.70। और फिफ्थ क्या है? ओ भैया इधर देखो, गांव की चौपाल नहीं चालू है। यूरो पर रूपी कितना? 0.017391। निकालना क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ब्राजीलियन रियल। कैसे निकालेंगे? कौन सा डेटा नंबर यूज होगा? 1 2 3 4 5 में से बोलो। सर 1 और 3 यूज कर सकते हैं। हाँ तो कैसे? रूपी पर ब्राजीलियन रियल आपको दिया हुआ है, इनटू रूपी पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर दिया हुआ है। आपको निकालना ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ब्राजीलियन रियल, मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर न्यूमरेटर में आना चाहिए। तो एक काम करो ना, इसको एज इट इज रहने दो, इसको ऑस्ट्रेलियन डॉलर अपॉन आर कर दो। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 21, ये कितना दिया हुआ है 33। 21 इज इंटू 1/33, यानी 21 डिवाइड बाय 33, व्हाट विल बी द आंसर? 0.6363। इस ये मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ब्राजीलियन रियल। ये आ गया आपका पहला आंसर। सेकंड निकालू? समझा क्या ये? सेकंड क्या पूछा है आपको? मलेशियन रिंगिट पर यूरो। ठीक है, आपको निकालना है कैसे निकलेगा? ये दो चीज दी हुई है। क्या दिया है आपको? रूपी पर मलेशियन रिंगिट इनटू यूरो पर रूपी। ठीक है, निकालो कितना है? ये कितना है 12.5, और यूरो पर रूपी कितना है 0.017391। कितना आता है इसका मल्टीप्लीकेशन? कितना आता? पॉइंट इस, हाँ ठीक है, इतना नहीं बताना। अब बताओ ये आंसर क्या निकल के आया? ये आंसर यूरो पर मलेशियन रिंगिट। आपको क्या चाहिए? उल्टा चाहिए सर, हमको मलेशियन पर यूरो चाहिए। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला हिसाब है, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, मतलब ये इसको 1 डिवाइड बाय दिस कितना आता? 4.6 पर यूरो। तीसरा क्या समझा कि नहीं समझा? और तीसरा क्या पूछा है? तीसरी चीज आपसे पूछी गई है जैपनीज येन पर यूरो। ये आपको निकालना है। आपके पास जैपनीज येन पर रुपीज है, आपके पास यूरो पर रुपीज है, बराबर है? तो जैपनीज येन पर रुपी इनटू यूरो पर रुपी, जैपनीज येन पर रुपी इनटू रुपी पर यूरो। आंसर निकल के आएगा हाँ। और जैपनीज येन पर रुपी दिया है 2.7, यूरो पर रुपी कितना कैसे निकालूं? 1 अपॉन, बोलो ना, यूरो पर रुपी दिया है आपको, यस 0. अब मेरे को रुपी पर यूरो करना है, तो 1 डिवाइड बाय 0.017391, तो दिस डिवाइड बाय दिस कितना होगा 155.25। ये क्या आया? जैपनीज येन पर यूरो। समझा? पक्का? इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस है, समझ लो बात, बार बार बोल रहा हूं। अब ये एक्सचेंज रेट रेजिम के बारे में थोड़ा सा थेरोटिकल पार्ट है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग ये पढ़ के इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? आई होप, ऐसा लग रहा है आपका सिलेबस सैटरडे तक कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। नहीं फ्राइडे नहीं होता, जबरदस्ती भगाना है मतलब कोई ऐसा नहीं होता। शांति से करेंगे तो सैटरडे तक होगा, भगाएंगे तो फ्राइडे तक होगा, और संडे की शायद जरूरत ना पड़े, ठीक है? तो व्हाट यू प्रिफर? संडे क्या करोगे फिर? पार्टी सैटरडे ही कर लेंगे ना, संडे को काय को आएंगे पार्टी को?
चलो थोड़ा ध्यान दे रहे क्या, काम की चीज। एक्सचेंज रेट रेजिम, तीन तरह की एक्सचेंज रेट रेजिम दिख रही है आपको। एक है फ्लोटिंग रेट और फ्लेक्सिबल रेट, एक है फिक्स्ड रेट, और तीसरी है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला, कॉम्बिनेशन ऑफ टू, ठीक है। फ्लोटिंग रेट रेजिम फिक्स्ड कैसे होंगी ड्राइव, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से, मार्केट के जो डिमांड सप्लाई का फोर्सेस है उस हिसाब से फ्लोटिंग वाले चलेंगे। फ्लोटिंग मतलब चेंज कभी भी होते रहेंगे, सुबह कुछ अलग है, शाम को कुछ अलग है, फ्लोट होती रहती है। और फिक्स्ड मतलब फिक्स, जो फिक्स कर दिया वो, इसको बोलते हैं पेग्ड, इसका दूसरा नाम है, ठीक है, पीईजी, पेग्ड। ये कौन डिफाइन करेगा, मतलब कौन बताएगा कि ये करेंसी ये रेट से एक्सचेंज होगी, मतलब हमारी करेंसी हम ही बताएंगे, तो कौन बताएगा, या तो सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे कंट्री में, या जिस कंट्री में उस कंट्री की सेंट्रल बैंक, और या गवर्नमेंट बताएंगी कि भैया कैसे हम फिक्स रखेंगे। जैसे 1947 में हमारे चाचा नेहरू ने बोला था $1 इक्वल्स टू 1 रुपीज, तो ये क्या हो गया, फिक्स्ड। इसको चेंज कौन कर सकता है, हम ही कर सकते हैं, ये अपने आप सुबह शाम चेंज नहीं होंगी। हम यानी कौन, हम यानी कौन, या तो गवर्नमेंट या आरबीआई, सिंपल, ठीक है। चेंज करते ना चेंज, ₹50, तो इससे क्या होगा, तो हमारा नुकसान है यार। $1 के बदले ₹50 देंगे, मतलब हमारा नुकसान नहीं होगा। अच्छा आपका कहना है अभी 70 है तो और कम कर देना चाहिए, वाह वाह क्या बात है, क्या बात। इधर देखो 1947 के अंदर ये हिसाब रखा था चाचा नेहरू ने, ठीक है, सुनो मेरी बात, ये हिसाब रखा मतलब फिक्स रेजिम थी। यानी अब अगर चेंज होगा तो कौन चेंज करेगा, गवर्नमेंट ही चेंज करेंगे, आरबीआई चेंज करेंगी। 1990 में तक ये कहानी चली, तो ऐसे कोई आ नहीं रहा था तो धीरे धीरे बढ़ाते गए, $1 इक्वल टू 2 रुपीज, $1 इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और उसके बाद 1991 में इसको मार्केट के भरोसे छोड़ दिया, मतलब फ्लोटिंग रेट, मार्केट ड्रिवन। अब मार्केट ड्राइव पे छोड़ दिया और आज मार्केट में $1 इक्वल टू 70 चल रहा, आप कैसे ये कम कर सकते हो। आप बोलोगे सर आज से फिक्स्ड फॉलो करेंगे, तो उतने रिजर्व्स होने चाहिए ना आपके पास, है क्या, कुछ भी नहीं है, करके तो ये हालत है। समझे नहीं समझे, रिजर्व्स, रिजर्व नहीं लगेंगे। सुनो, $1 इक्वल टू 70 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या, अगर मान लो इस रेशो को मैं कम करना चाहता हूं, कम किसको करना चाहता, 70 को मैं समझ लो 65 लाना चाहता या 60 लाना चाहता, ठीक है। $1 इक्वल टू 70 रुपीज, अगर डॉलर की डिमांड बढ़ती है, यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ती है, इसका मतलब क्या होता है, डिमांड डॉलर, देखिए कंट्री में इंपोर्ट बहुत हो रहा है, तो डिमांड किस चीज की रहेंगी, डॉलर्स की। मतलब मैं बैंक के पास बार बार जाऊंगा, रुपए दूंगा और डॉलर लूंगा, हाँ कि ना। किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बढ़ता है। और रुपए की सप्लाई जबरदस्ती बढ़ती जा रही है तो उसका प्राइस कम होगा, हाँ कि ना, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर अगर जितनी डॉलर की डिमांड आ रही है उससे ज्यादा अगर डॉलर की सप्लाई हो जाए तो ये बढ़ेगा क्या, कम हो जाएगा। तो डॉलर सप्लाई करने के लिए क्या लगेगा रिजर्व बैंक को, डॉलर लगेंगे कि नहीं लगेंगे, है क्या आपके पास, हमारे पास तो नोट छापने की मशीन है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। इसलिए तो उर्जित पटेल ने और नोट नहीं छापे, कि नोट छापना मतलब रुपये की सप्लाई बढ़ाना, पहले ही सप्लाई ज्यादा है इसलिए रुपये ऑलरेडी डाइल्यूटेड है, डाइल्यूटेड ऑलरेडी, और उसमें पानी डाल रहे हैं आप, तो और डाइल्यूट होगा कि नहीं होगा। एक गाढ़ा रहता है, एक डाइल्यूट रहता, समझता कि नहीं, उसमें जूस फॉर एग्जांपल, और पानी डालोगे तो और डाइल्यूशन बढ़ेगा कि नहीं। 3.5 लाख करोड़ रुपए मांगे थे, हाँ हाँ, तो हो क्या फायदा उठा लोगे आप पॉपुलेशन का, कैसे गिराओगे, अरे यही पूछ रहा ना, कैसे गिराओगे बताओ ना, क्या फिक्स कर सकते हैं, फिक्स रेजिम में आ सकते क्या, कैसे फिक्स करेंगे बताओ। हाँ तो ठीक है ना, अरे भैया चाचा नेहरू को उतनी अकल नहीं थी, कर दिए फिक्स। अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए फिक्स किए, फिर बढ़ाए खाए को चाचा नेहरू ने,
कोई आ नहीं रहा था ना, कोई आ नहीं रहा था ना। इसका मतलब क्या होता है, $1 के बदले ₹1, $1 के बदले नहीं, $1 लगाओ, ₹1 का माल ले जाओ, तो आएगा कौन, काय के लिए आएगा आपके कंट्री में? वापस भी जा सकते हैं ना भैया, वो हम उन पे डिपेंडेंट है, वो हमारे पे डिपेंडेंट थोड़ी है। अब मार्केट ड्रिवन हो चुका है, फिक्स्ड आप चाह के भी नहीं कर सकते। चाइना ने किया है फिक्स्ड, कैसे किया है बताए, आगे आएगा बताऊंगा। उतने इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व होना आपके पास, उतने इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होना, अगर उतना है तो जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके वो फेस करना चाहिए। आप अगर ये 50 कर देते हो थोड़ी देर के लिए, तो उतने डॉलर की सप्लाई भी आपके पास होनी चाहिए कि जो इंपोर्ट को, जो आप इंपोर्ट कर रहे हो जो भी चीज, उसको सपोर्ट करे। ऐसा नहीं होता एक बार, यानी कभी बोले ऐसा कभी बोले ऐसा, ऐसा नहीं, एक बात होती है, ऐसा नहीं होता। आपको, हाँ आप फिक्स से फ्लोटिंग पे, फ्लोटिंग से फिक्स पे आ सकते हो, लेकिन आज के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप ऐसा कर दोगे तो आपका इंपोर्ट कम हो जाएगा, बैरियर ही बैरियर हो जाएंगे ट्रेड के अंदर, लोग आपको सप्लाई नहीं करेंगे। सप्लाई नहीं करेंगे तो हमको जरूरत है ना, कुछ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है ही नहीं। अरे फॉर एग्जाम्पल गूगल कहाँ की कंपनी है, यूएस की कंपनी है गूगल। अब आज से बोलते $1 इक्वल्स टू ₹40, गूगल बोलता मैं जा रहा छोड़ के इंडिया, मेरे को नहीं करना है सप्लाई अपना प्रोडक्ट इंडिया में, अपने ऐप नहीं करना है। कैन यू इमेजिन द लाइफ विदाउट गूगल? सिंपल सी बात है। और चाइना वाले इमेजिन करते क्या? यस, चाइना का अलग सर्च इंजन है, गूगल पे डिपेंडेंट ही नहीं है वो। हमारे इंडिया में तो एक भी सर्च इंजन नहीं है भी तो हम कभी खोलते क्या उसको? पता नहीं, याहू है ना इंडिया की शायद, नहीं याहू शाम की एक सर्च इंजन, और एक रेडिफ भी सर्च इंजन है। रेडिफ इंडिया की है? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता इंडिया की है कि नहीं, मुझे ये नहीं पता, होंगी भी तो कोई यूज नहीं करता होगा, सीधी बात। समझ आएगा अभी? ऐसा नहीं कर सकते भैया, मनमोहन सिंह जी ने बहुत सोच समझ के काम किया है। अभी कहाँ चले अपन, कहाँ चले, ये देखो समझ आया, व्हाट इज फ्लोटिंग, व्हाट इज फिक्स्ड एंड व्हाट इज इंटरमीडिएट। तो ये तीनों को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग मतलब क्या हुआ, मार्केट ड्रिवन, ठीक है। द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ अ कंट्री करेंसी इज बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. Exchange rate are likely to change at every moment in time based on changing demand for and supply of the currency in the market. The government or central bank do not interfere in forex rate determination. Its interference is intended only for moderating the forex rate and preventing undue fluctuation in forex rate. मार्केट रेट क्या होगा ये डिटरमाइन सेंट्रल बैंक, ये डिटरमाइन करना सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट का काम नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तो इंटरवीन करके उसको स्टेबलाइज करना ये सेंट्रल गवर्नमेंट का या आरबीआई का काम है। वो बात अलग है, हम लोग कर नहीं पाते, ठीक है। नियरली ऑल एडवांस्ड कंट्रीज फॉलो फ्लोटिंग रेजिम, फॉर एग्जाम्पल न्यूजीलैंड, स्वीडन, द यूनाइटेड स्टेट्स एक्सेट्रा, ठीक है। और फिक्स वाले कौन हो गए, इसके एग्जैक्ट अपोजिट। द कंट्रीज सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट अनाउंसेस और डिक्रीज द फॉरेक्स रेट, दैट इज व्हाट इट्स करेंसी विल बी वर्थ इन टर्म्स ऑफ आइदर अनदर कंट्रीज करेंसी और द बास्केट ऑफ करेंसी, बास्केट मतलब बहुत सारी करेंसी आ गई उसके अंदर, एंड अनदर वैल्यू ऑफ मेजर, एग्जाम्पल गोल्ड। सच आइटम इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल स्टैंडर्ड ऑल्सो। When government, अब इसके अंदर कौन होगा, कौन इंटरवीन कर रहा है बार बार, गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है। When government intervenes in the forex market so that exchange rate of its currency is different from what would have been determined by free flow of market forces, it is said to have established a peg for currency. Peg मतलब peg वो पैग नहीं रहता ये, ठीक है। पैग मतलब एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ, मैं बोल सकता हूं रिजर्व्स। जब भी आप फ्लोटिंग करेंसी के तरफ छोड़ के फिक्स्ड की बात कर रहे हो, फिक्स्ड मतलब आप डिटरमाइन करोगे कि क्या रेट रहेगा, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आता है तो आपके पास इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व्स या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रहनी चाहिए कि नहीं मार्केट में रिलीज करने के लिए। डॉलर की डिमांड 100 है, आपके पास 100 होना चाहिए, 500 है और आपके पास 400 है सिर्फ सप्लाई करने के लिए, तो ये करेंसी रेट चेंज होगा। तो जो फिक्स्ड वाला रहता है वो बराबर स्टॉक रखता होगा कि नहीं रखता होगा, पहले ये सोचो। जैसे चाइनीज का जो यॉन है उसको उन्होंने फिक्स्ड रखा है, उनके पास इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी है हर कंट्री के, प्लस इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व्स भी वो लोग रखते हैं,
ताकि कुछ भी कम ज़्यादा फ्लक्चुएशन आए तो वो लोग अपने रिजर्व्स रिलीज करेंगे, और बहुत कम भी होगा तो रिजर्व्स वापस ले लेंगे। दोनों चीज़ इसके अंदर आती है। कैसे वो हम अभी देखेंगे। टू मेंटेन द फॉरेक्स रेट दैट इज अनाउंस्ड लेवल, अनाउंस्ड यानी फिक्स्ड लेवल है, the central bank and the government also regularly operates in the market for buying or selling of foreign reserves whenever the market demand for foreign reserves is lesser than the supply of foreign currency। मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो अपने रिजर्व्स को बेचना स्टार्ट कर देंगे वो लोग ताकि इफेक्ट नहीं आए एक्सचेंज रेट पे। और अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है और डिमांड कम है तो वो सप्लाई को इक्विवेलेंट सपोर्ट करेंगे खरीद के, ताकि फर्क नहीं पड़े उनकी करेंसी को। आई बात समझ में? कैसे होता है ये अभी हम देखते हैं। अच्छा, एक बीच वाला रहता है, हाँ फ्री, इसका कहना ये है इसके अंदर कि अगर आप फिक्स नहीं रखते तो फ्री फ्लो ऑफ मार्केट से चेंज होता रेट। ठीक है, आपने फिक्स रख दिया लेकिन अचानक से जर्क आ गया मार्केट में कोई, अच्छा जैसे आप सीधे सीधे बैठे हो गाड़ी पे, लेकिन अगर स्पीड ब्रेकर आता है तो आपको जर्क लगता है, वैसे ही मार्केट में अचानक डिमांड सप्लाई का बहुत ज्यादा फर्क आ गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बहुत इफेक्ट आ गया, तो ये जर्क आएगा। तो ये जर्क को संभालना पड़ेगा अगर आप फिक्स्ड रेट में जा रहे हो तो। व्हाट वुड हैव बीन डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, व्हाट वुड हैव बीन, किया नहीं है, ऐसा होता था जर्क के कारण। इसके बारे में आगे अभी आपको और बताऊंगा। अच्छा, इंटरमीडिएट मतलब दोनों, जैसे कैपिटलिस्ट सोशल मिक्स्ड, वैसे ये मिक्स्ड वाले रहते हैं, ऐसे भी लोग हाँ रहते होंगे ना, हर तरह के प्राणी मौजूद है। प्रैक्टिकली देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ इंटरमीडिएट एक्सचेंज रेट रेजिम विच हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दैट लाई बिटवीन टू एक्सट्रीम रेजिम, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। अब ये लोग कैसे रहते होंगे मेरे को ये बताओ, फिक्स्ड भी और फ्लेक्सिबल भी, मतलब कुछ लोगों के लिए फिक्स, कुछ लोगों के लिए फ्लेक्सिबल, ऐसा रहता है इसका मतलब नहीं। ये लोग इस टाइप के कंट्री क्या करते हैं, टॉलरेंस लिमिट डालते हैं। हमने फिक्स्ड रख दिया, 2% तक मूवमेंट होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे ज्यादा हुआ तो हम इंटरवीन करेंगे। यानी कितना फ्लेक्सिबिलिटी डाली इन्होंने, 2%, कोई कंट्री 2% की डालेगा, कोई 1% की डालेगा, कोई 5% की डालेगा, कोई 10% की डालेगा। यानी वो कौन से रिजिम में चल रहे हैं, फिक्स्ड भी और फ्लोटिंग भी। फ्लोटिंग कितना, 10% तक, फिक्स्ड कितना जो उन्होंने फिक्स कर दिया, और उसके बाद जो फ्लेक्सिबिलिटी है उससे ज्यादा गया तो वो लोग फिर से उसको इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देंगे, मार्केट में इंटरवीन करना स्टार्ट करेंगे। समझ आई बात, हाँ कि ना? चलिए ठीक है। एक आईएमएफ कुछ कहना चाहता है, आईएमएफ के हिसाब से, अब ध्यान से सुनना भैया, फिक्स, फ्लोटिंग, इंटरमीडिएट ये तो ठीक है। आईएमएफ क्लासिफिकेशन अगर पूछता है एक्सचेंज रेट रेजिम्स का तो ये है, फिक्स फ्लोटिंग के अलावा, फिक्स सिर्फ फिक्स फ्लोटिंग नहीं है, ये 4 चीज़ है। एक है हार्ड पैक्स, एक है सॉफ्ट पैक्स, एक है फ्लोटिंग रेजिम मार्केट ड्रिवन, और एक रेसिडुअल बचा कुचा। तो अभी हमने फ्लोटिंग में क्या पढ़ा, 2 तरह की फ्लोटिंग भी 2 तरह की होती है, एक फ्री फ्लोटिंग होती है और एक सिर्फ फ्लोटिंग होती है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में सिर्फ थोड़ा सा है, सिर्फ इसका क्लासिफिकेशन है, बाकी डिटेल एनालिसिस नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने नीचे थोड़ा थोड़ा लिखा है नोट के अंदर कि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हार्ड पैक। देखिए, कोई भी चीज हार्ड रहना और सॉफ्ट रहने में क्या फर्क है। एक्सचेंज रेट रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो हार्ड मतलब एक फिक्स रेट होगा और सॉफ्ट मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड होंगी, मतलब नाम से तो यही समझ में आ रहा है, हाँ कि ना? तो बस वैसा ही है। हार्ड पैक मतलब एक्सचेंज अरेंजमेंट विद नो सेपरेट लीगल टेंडर, नो करेंसी बोर्ड अरेंजमेंट। वैसे ही सॉफ्ट पैक मतलब कन्वेंशनल पैक्ड है, पैक्ड अगेंस्ट पैक्ड एक्सचेंज रेट विद इन हॉरिजॉन्टल बैंड्स, स्टेबलाइजेशन अरेंजमेंट, क्रॉलिंग पैक, क्रॉल लाइक अरेंजमेंट। ये टाइप्स ऑफ सॉफ्ट पैक है, ये टाइप्स ऑफ हार्ड पैक है। फ्लोटिंग रेट रेजिम 2 तरह की है, एक नॉर्मल फ्लोटिंग, एक फ्री फ्लोटिंग। इंडिया में फ्री फ्लोटिंग अलाउड है, ठीक है, ये टीबी टाइप्स है। और ये रेसिडुअल अदर मैनेज अरेंजमेंट, ठीक है, रेसिडुअल यानी बचा कुछ है इसके अलावा। अब पहले तो देखो हार्ड पैक का मतलब क्या होता है, नोट में लिखा हुआ है। हार्ड पैक मीन्स द सेंट्रल बैंक सेट्स द फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग वैल्यू फॉर एक्सचेंज रेट। एकदम हार्ड, सेंट्रल बैंक ने फिक्स कर दिया $1 इक्वल टू 50 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया हार्ड पैक, कोई चेंज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो सॉफ्ट क्या होता है, मार्केट डिटरमाइंड, मार्केट फोर्सेस पे चलती है। द एक्सचेंज रेट इज जनरली डिटरमाइंड मार्केट
बट इफ रेट टेंड्स टू बी मोर स्पीडीली इन वन डायरेक्शन, या तो बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है रेट या बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है, कई बार ऐसा होता है ना डॉलर एकदम से ऊपर जाता है तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, तो देन द सेंट्रल बैंक विल इंटरवीन इन द मार्केट। अब एग्जांपल के लिए डॉलर रुपए डॉलर की बात करते हैं, डॉलर ऊपर क्यों जाता है एकदम से? किस चीज की डिमांड बढ़ती होंगी, डॉलर की कि रुपीस की? डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है क्योंकि डॉलर्स की शॉर्टेज है, इसीलिए वो मिल नहीं रहा है, इसलिए प्राइस बढ़ते जा रहा है। अगर जितना मांग रहे उतना सप्लाई कर दूं तो कभी भाव बढ़ेगा क्या? ठीक है, अगर ऐसा मान लीजिए बढ़ता जा रहा है तो सेंट्रल बैंक को क्या ध्यान में आ जाएगा कि भैया डॉलर की सप्लाई कम हो गई है, तो सप्लाई किसको करना पड़ेगा? डॉलर छाप के बांटेंगे क्या हम? नहीं, हमारे पास थोड़ी छापने की मशीन। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डॉलर रिजर्व्स पड़े, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पड़े, उनको रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर रिलीज करना स्टार्ट किया मतलब जितनी डिमांड उतना सप्लाई, जितनी डिमांड उतना सप्लाई, तो ये जो एक स्पीडीली बढ़ रहा है ये कहीं ना कहीं जाके रुकेगा कि नहीं रुकेगा? इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा। और हम लोग क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते, आरबीआई क्यों कंट्रोल नहीं कर पाता? क्योंकि उतने रिजर्व्स नहीं है कि हम मार्केट में लगा दें। अगर पूरे के पूरे रिजर्व लगा देंगे मार्केट में तो हमारे पास क्या बचेगा? आई बात समझ में? ठीक है, ये होता है सॉफ्ट पैक। और हार्ड पैक बोथ क्या होता है? दोनों चीज, सेंट्रल बैंक भी इंटरवीन करेंगी और फ्रीली भी चलते रहेगा। लेकिन इसमें बोथ मतलब मिक्स्ड वाली बात आ गई अगेन, एक हद तक इंटरफेयर करेंगे या एक हद के बाद इंटरफेयर करेंगे, मतलब 2%, 3%, 5% तक का फ्लक्चुएशन अलाउड है, उसके बाद ही इंटरवीन करेंगे, और 5% तक हम हार्ड पैक में चलने देंगे, हम कभी भी इंटरवीन नहीं करेंगे।